नमस्कार। आज हम ब्रिक्स समूह में भारत की जो रणनीतिक भूमिका है उस पर गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास काफी सामग्री है, थिंक टैंक रिपोर्ट्स हैं, कुछ अकादमिक लेख भी हैं और मीडिया कवरेज तो है ही जी। और हमारा लक्ष्य ये समझना है कि भारत कैसे ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने वैश्विक हितों के लिए। बिल्कुल। खासकर अमेरिका और चीन के साथ जो उसके जटिल रिश्ते हैं उनमें संतुलन बनाने के लिए। सही कहा। स्रोत यही दिखाते हैं कि भारत के लिए ब्रिक्स सिर्फ आप कहें तो एक आर्थिक गुट नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक अहम मंच है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, जहां उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज मजबूत हो सके। बिल्कुल। और इसीलिए भारत लगातार IMF, विश्व बैंक, UN इन जैसी संस्थाओं में सुधार की बात करता है, ताकि विकास देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। एकदम सही। इसी से जुड़ा है वो रणनीतिक स्वायत्त वाला विचार, है ना? हाँ हाँ, कई रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है, पर इसका मतलब क्या है असल में? क्या बस दोनों तरफ रहना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है अपनी विदेश नीति के लिए आप कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश बनाना। अच्छा। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB एक अच्छा उदाहरण है। भारत सिर्फ संस्थापक सदस्य ही नहीं है जिसने शुरू में $10 बिलियन दिए। हाँ वो तो है। बल्कि NDB और वो जो CRA है, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, हाँ वो आपातकालीन मदद वाला। जी, भारत इन्हें वैश्विक वित्त को लोकतांत्रिक बनाने के साधन की तरह देखता है। यानी पश्चिमी शर्तों के बिना विकास के लिए पैसा। बिल्कुल। और भारत में NDB के करीब $4.9 बिलियन की परियोजनाएं चल भी रही हैं। और व्यापार, उसका भी जिक्र था। हाँ, व्यापार भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के अंदर ही व्यापार देखिए, 2017 से 22 के बीच करीब 56% बढ़कर $615 बिलियन हो गया। काफी ज्यादा है ये तो। और अब जो नए सदस्य आए हैं, UAE, सऊदी अरब, ईरान, उनसे ऊर्जा सुरक्षा में भी मदद मिलने की उम्मीद है, आपूर्ति में विविधता। ठीक है, तो एक तरफ तो ये गैर पश्चिमी मंचों पर सक्रियता दिख रही है, लेकिन फिर विदेश मंत्री जयशंकर का वो बयान भी है, भारत गैर पश्चिमी है, पश्चिमी विरोधी नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। स्रोत इसे अमेरिका के साथ जो बढ़ते रिश्ते उसके संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए, ये वाकया भारत के नजरिए को चीन या रूस से बिल्कुल अलग करता है। रिपोर्ट साफ दिखाती हैं कि ब्रिक्स सदस्यता के बावजूद अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते, हाँ, चाहे वो व्यापार हो, रक्षा हो, जलवायु परिवर्तन हो या फिर क्वाड, वो अब तक के सबसे मजबूत दौर में हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी अधिकारी भी ऐसा लगता है भारत की इस मल्टी अलाइनमेंट वाली कूटनीति को समझते हैं। वो समझते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। हाँ, कुछ हद तक। और भारत अक्सर ब्रिक्स में एक संयमित आवाज भी बनता है, जैसे इजराइल पर UN वोट से दूरी बना ली। हाँ, और वो डॉलर खत्म करने वाली बयानबाजी से भी बचता रहा है। बिल्कुल। ये संतुलन साधने की बात तो समझ आती है, पर क्या स्रोत इसकी सीमाओं या जोखिमों पर भी कुछ कहते हैं, खासकर जब चीन जैसा सदस्य हो जिसके साथ भारत के अपने तनाव है? हाँ बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा तनाव है जिस पर सभी स्रोत ध्यान देते हैं। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत एक सधी हुई रणनीति अपना रहा है, ऐसा लगता है। जैसे ब्रिक्स का जब विस्तार हुआ तो भारत ने UAE और मिस्र जैसों का समर्थन किया, जो उसके हितों के अनुकूल थे। हाँ, और ऐसे विस्तार का विरोध किया जिससे उसका अपना प्रभाव कम हो सकता था। भारत और ब्राजील दोनों ने जोर दिया कि ब्रिक्स सिर्फ एक पश्चिमी विरोधी गुट न बन जाए। और वो ब्रिक्स की अपनी मुद्रा वाली बात, उस पर भारत का रुख काफी कड़ा रहा है ना? हाँ बिल्कुल, भारत ने उसका साफ तौर पर विरोध किया है। अच्छा। भारतीय अधिकारियों ने कहा भी है कि ये अभी बहुत शुरुआती चरण का विचार है, अभी तो ध्यान सिर्फ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने पर होना चाहिए। और इसके पीछे मुख्य चिंता चीन ही है? जी हाँ, चीन का दबदबा बढ़ने की चिंता। इसीलिए भारत वैश्विक संस्थाओं में सुधार के साथ साथ ब्रिक्स के अंदर भी सर्वसम्मति से फैसले लेने पर जोर देता है, ताकि कोई एक देश चीन हावी ना हो सके। अगर हाल की घटनाओं को देखें, 2024-25 में विस्तार हुआ, नए सदस्य जुड़े। हाँ, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE, फिर इंडोनेशिया भी और कतर जैसे भागीदार भी। तो 2025 का जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, बहुध्रुवीयता पर बात हुई, मध्य पूर्व संकट पर, वित्तीय मुद्दों पर। भारत ने आतंकवाद पर कड़े शब्दों को शामिल करवाने पर जोर दिया। और मुद्रा पर? मुद्रा पर बातचीत कह सकते हैं आगे नहीं बढ़ी, अभी भी वो शुरुआती दौर में ही है। एक और बात हुई थी शायद, रियो से ठीक पहले अमेरिका की तरफ से कुछ बयान आया था। हाँ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन ब्रिक्स नेताओं ने भारत समेत
टकराव टालने की कोशिश की। भारत ने तो सार्वजनिक रूप से कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, और इसी बीच भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए वो सैन्य वापसी पर सहमति बनी थी। हाँ, अक्टूबर 2024 में। लेकिन रियो में शी जिनपिंग नहीं आए, तो द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ भारत ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया। बिल्कुल, ये संतुलन साधने का प्रयास लगातार जारी है। तो कुल मिलाके स्रोत क्या तस्वीर पेश करते हैं? तस्वीर यही है कि भारत बहुत कुशलता से ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने बहुध्रुवीय लक्ष्यों को साधने के लिए, चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए और साथ ही अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को भी गहरा करने के लिए। ये वाकई एक बहुत जटिल कूटनीतिक खेल है। हाँ, ये तो है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इतनी ध्रुवीकृत हो रही है, उसमें भारत भविष्य में भी इस जटिल संतुलन को सफलतापूर्वक बनाए रख पाएगा, या फिर बाहरी दबाव उसे किसी एक पक्ष की ओर ज्यादा झुकने पर मजबूर कर देंगे? ये देखना होगा।